नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस एसएससी जीडी के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग 2021 के कुछ और पुराने प्रश्नों को हल करेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 6,000 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों के वेतनों में 6,000 की वृद्धि कर दी गई, तो वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। वेतनों का जो नया अनुपात है वो 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का बढ़ा हुआ वेतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 16,000, 26,000, 36,000, 1,60,000। तो थोड़ा सा देखिए, सोचिए थोड़ा सा कैसे करना है इसको। यहाँ पे सुमित और रवि, ये देखिए आपका रवि लिख दें यहाँ पे, और ये सुमित। यहाँ पे रवि और सुमित, तो देखिए पुराने वेतनों का जो अनुपात है ये 4:5 है। रवि और सुमित के पुराने वेतनों का अनुपात 4:5 है और दोनों का 6,000 रुपया बढ़ गया, तो वेतनों का अनुपात 35:40 हो गया। तो वेतनों का अनुपात देखिए थोड़ा यहाँ पे 35:40 है, तो यदि 5 से भाग दे दें तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। तो वेतनों का जो अनुपात है ना इसमें वो 7:8 हो गया। वो 35:40 को 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 अठे 40। तो वेतनों का जो नया अनुपात हो गया वो 7:8 हो गया। तो पुराना, जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 4:5 के अनुपात में पुराना वेतन है और 6,000 बढ़ जाने पे अनुपात कितना हो गया, 7:8 का हो गया। अब देखिए इसका भी जो है 6,000 ही बढ़ा और इसका भी 6,000 बढ़ा, तो यहाँ से अंतर देखिए दोनों का समान होना चाहिए। समान है तो ठीक है, नहीं है तो समान बराबर किया जाएगा। इसमें दोनों को बराबर करेंगे। भाई इसका भी 6,000 बढ़ा और इसका भी 6,000 बढ़ा, तो दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि बराबर है तो ठीक है, नहीं हो तो फिर बराबर करेंगे इसको। अब देखिए 5 और 8 में कितने का अंतर है, 3 का, और 4 और 7 में भी 3 का अंतर है। तो यहाँ संयोगवश दोनों का अंतर समान है। तो यदि दोनों का अंतर समान है तो ये अनुपात में 3 बढ़ा, तो अनुपात में 3 बढ़ा, तो इसी 3 की वैल्यू है 6,000 रुपया। अनुपात में यदि 3 बढ़ा तो इसी 3 की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपया। 6,000 का मतलब 1 जीरो, और यही प्रत्येक का वेतन 6,000 बढ़ा है ना, तो ये रेशियो इसकी 5 से बढ़ के 8 हुई है। तो यही रेशियो में 3 की वृद्धि वेतन में 6,000 की वृद्धि के बराबर है। तो यदि 3 की वैल्यू 6,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2,000। तो यदि 1 की वैल्यू 2,000 है तो कह रहा है सुमित का बढ़ा वेतन ज्ञात कीजिए। सुमित का बढ़ा वेतन यही ना है 8, तो 8 की वैल्यू बताइए। तो 8 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 16,000, यानी सुमित का बढ़ा वेतन 16,000, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा एक बार सोचिए और ध्यान से देखिए कि रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 था। तो वेतनों का अनुपात हमने देखिए लिखा 4:5, और जब प्रत्येक का वेतन बढ़ गया 6,000, इसका भी 6,000, इसका भी 6,000, तो अब रेशियो बढ़ के 7:8, हालांकि 35:40 था, तो 35:40 था तो हमने 5 से भाग दे के 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 7:8 कर दिया। तो अब ये 7:8, तो हमने कहा कि जितना रवि का बढ़ा उतना ही सुमित का बढ़ा। अनुपात में यदि देखिए दोनों की वृद्धि बराबर होनी चाहिए, तो दोनों का अंतर सेम करेंगे। रवि और सुमित का जो पहला और अंतिम वेतन है दोनों का अंतर सेम करिए, क्योंकि बढ़ा 6,000 दोनों का है। तो 5, 3, 8, अनुपात में 3 की वृद्धि यहाँ भी, 4, 3, 7, 3 की वृद्धि यहाँ भी, तो बराबर है, बराबर करना नहीं है। तो इसी अनुपात में 3 की वृद्धि वेतन में 6,000 की वृद्धि के बराबर है। तो इसी 3 की वैल्यू 6,000 है, तो 1 की वैल्यू 2,000 होगी। अब सुमित का बढ़ा वेतन पूछ रहा है, तो यदि सुमित का बढ़ा वेतन पूछ रहा है तो 8, यही ना है बढ़ा वेतन सुमित का 8, तो 8 की वैल्यू 8 दूना के 16,000, तो 16,000, यानी इसका पहला ऑप्शन सही था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जब, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, जब विक्रय मूल्य में 132 रुपया 60 पैसा की वृद्धि की जाती है तो 10 सही 1/2% की हानि 11 सही 3/5% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का कास्ट प्राइस बताएं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं,
प्रश्न को फिर से सुनिए एक बार। कह रहा है कि जब विक्रय मूल्य में 132 रुपये 60 पैसे की वृद्धि की जाती है, जितने में भी वस्तु बेची गई उससे 132 रुपये 60 पैसे ज़्यादा में जब बिकी, तो 10/1/2% की हानि के बजाय 11/3/5% का लाभ हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब ये देखिए, लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब थोड़ा सा देखिए, पहले जो इसको 10/1/2% की हानि हो रही थी और बाद में इसको 11/3/5% का लाभ होने लगा। तो अब आपसे हम पूछें कि यदि विक्रय मूल्य 132 रुपया 60 पैसा बढ़ा दिया गया तो इस हानि के बजाय इतना लाभ हो गया, तो अब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इतना लाभ हुआ, आप समझिए इस चीज़ को। पहले जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपया में खरीदा तो पहले 10 रुपये का हानि हो रही थी, यानी आप 90 में बेच रहे थे, और बाद में यदि 20 रुपये का लाभ हो गया, 20 रुपये का लाभ हो गया, तो कितने का अब आपको लाभ देखिए। 90 रुपये के बजाय वस्तु 20 रुपये का लाभ हुआ तो 120 रुपये में बिकी, यानी आपको 100 के बजाय 120 में बेचेंगे तो 30 रुपया, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 30 रुपये का लाभ हो गया। तो पहले 10/1/2% की हानि हो रही थी और बाद में 11/3/5% का लाभ हुआ। तो कितना लाभ हुआ? ये जो हानि वाला है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, 10% ये और 20% ये पूरा है, उसमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो हानि हो रही थी वो भी लाभ में बदला, और जो ये यहाँ पे 20% बढ़ा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो कुल लाभ उसको 10/1/2% और 11/3/5% का हुआ। अब यदि हम लोग क्रय मूल्य यदि x रुपया मान लें, क्रय मूल्य यदि x रुपया मान लें, तो देखिए लाभ या हानि क्रय मूल्य पे ही होती है। तो क्रय मूल्य का 10/1/2% धन 11/3, ये पूरा उसको लाभ हुआ, दोनों लाभ। और कितने का मतलब हुआ? 132 रुपया 60 पैसा। दशमलव यहाँ पे हटा दी, दशमलव कोई काम है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आपका प्रश्न हो गया। अब एक लाइन का प्रश्न है, इसको फटाफट हल कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि x, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि हानि के बजाय लाभ हुआ तो हानि और प्लस लाभ दोनों जुड़ेगा, इतना लाभ हुआ है। और 132 रुपया 60 पैसा इतना ही में बेची है वस्तु, इतना लाभ हुआ, उसको दोनों को जोड़ देंगे। अब x ये देखिए 10.5%, ये 10.5% और ये 11.56 6% और बराबर 132 रुपया 60 पैसा। अब यहाँ पे ये क्रय मूल्य है x। अब आप इन दोनों को जोड़िए, पहले तो 6 5 11, 11 10 21 1 22, 22.1% बराबर 132.6, 11.1% और 22.1% बराबर 32.6, 132.6। x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 22.1/100 और बराबर 132.6। अब x की यदि वैल्यू निकालें तो पक्षांतर होगा इसका, तो 132.6 गुणे 100/22.1। अभी दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 1326/221 गुणे 100। ये 6 बार में देखिए कटेगा, 6 1 कम 6, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 1 13, 6 बार में कटेगा। तो 600 रुपया उसका कास्ट प्राइस हो गया, 600 रुपया सीपी हुआ। चौथा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न थोड़ा सा आप ध्यान से पहले देखिए इसमें कि हमने बताया ना कि यदि 100 रुपया में वस्तु खरीदा था और पहले 90 में बिक रही थी, अब 20% का लाभ हुआ तो 120 में यदि बिकी, तो लाभ तो आपको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा ना, 30 रुपये का लाभ हुआ है ना, तो लाभ प्रतिशत जो है वो जोड़ना पड़ेगा। और लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। तो x गुणे 10/1/2% धन 11/3/5% बराबर 132 रुपया 60 पैसा। अब ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.5%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.6 बराबर 132.6। इन दोनों को जोड़ के और परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से भाग हो जाएगी। अब पक्षांतर कर देंगे, 100 इधर चला जाएगा, 22.1 इधर आ जाएगा। अब इसके बाद से फिर इसको काट देंगे, पहले दशमलव से दशमलव काटिएगा, ये दशमलव है तो पहले दशमलव से दशमलव काटेंगे। तो अब ये कट गया 6 बार में 600, तो 600 रुपया कास्ट प्राइस हो गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन समाप्त हुआ।
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है हम लोगों का कि 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताइए। 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताइए। पहले अब ये समझ लीजिए कि जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी ना, जब किसी, दो चीज़ें समझिए पहले। यदि ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तब वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन यदि ट्रेन किसी सुरंग या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तब वो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो खंभे को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और यदि वो किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है या किसी सुरंग को पार कर रही है तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। तो छोटा सा प्रश्न है, देखिए कुल दूरी देखेंगे जब ना इसमें, टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी जब देखेंगे इसमें तो दूरी कितनी हो गई। ट्रेन की अपनी लंबाई 725 मीटर है, ट्रेन की जो अपनी लंबाई है वो 725, एक ट्रेन, और 235 मीटर लंबी एक सुरंग है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। अब दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 960 मीटर। यानी 960 मीटर की दूरी ट्रेन को जब सुरंग पार करेगी तो 960 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अच्छा, समय दे रखा है इसमें 48 सेकेंड। अब आप चाल निकाल दीजिए, तो चाल इज इक्वल टू, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल बराबर हो गया बेटा दूरी बटा समय। तो दूरी ट्रेन ने कितनी तय की, 960, तो दूरी 960 तय की और समय हो गया 48। तो 48 दूना के 96, देखिए 20 आया, बट 20 देखिए मीटर प्रति सेकंड में आएगा। 20 किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब हमें देखिए सारे आंसर जो है किमी पर आवर में दिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हमने क्या बताया था, 18/5 से गुणा करिए। फिर से याद करिए, किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड बदलना होगा तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तो 18/5 से गुणा करेंगे। तो अब ये 20 है, अब इसे हम लोग 18/5 से यदि गुणा कर देना तो ये आ जाएगा, देखिए किलोमीटर पर आवर। तो 5 चौका 20, 18 चौक 72, तो 5 चौका 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग देखिए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से। कह रहा है कि पी क्यू व आर अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू और आर अकेले किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि क्यू व आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, यदि क्यू व आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं, तब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। प्रश्न देखिए यह है कि पी अकेले काम को 10 दिन में, क्यू अकेले काम को 20 दिन में और आर अकेले काम को 30 दिन में करता है। और क्यू और आर एक एक दिन गैप करके पी की मदद करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पहले दिन यदि पी काम कर रहा है तो उसकी मदद कर रहा है क्यू, और दूसरे दिन फिर पी काम कर रहा है और उसकी मदद कर रहा है आर। तो यदि 2 दिन काम हुआ, यदि 2 दिन काम हुआ तो पी ने 2 दिन किया, क्यू ने 1 दिन किया, आर ने 1 दिन किया। अब देखिए काम थोड़ा सा देखिए कि हम लोग पूरा काम 60 मान लेते हैं, पूरा काम। अब 60 क्यों, 60 इसलिए क्योंकि 10, 20 और 30 का जो लसा होता है वो 60 होता है। 10, 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो हमने पूरा काम 60 मान लिया, पूरा काम हमने 60 मान लिया। तो पूरा काम 60 मान लिया, तो ए की क्षमता कितनी होगी, तो 10 छक्के 60, ए की क्षमता 6। क्षमता का अर्थ समझ लीजिए 1 दिन में किया गया काम, क्षमता का अर्थ होता है 1 दिन में किया गया कार्य। तो 10 दिन में पूरा कर रहा है तो 60 काम हो गया। तो 1 दिन में कितना करेगा, 6 काम। 1 दिन में 6 काम करेगा तभी ना 10 दिन में 6 दाम में 60 काम होगा। तो ए की क्षमता हो गई 6, क्षमता मीन्स 1 दिन में किया गया कार्य। अच्छा, बी की क्षमता कितनी हो गई, भाग दीजिए 20 तिहाई 60, बी की क्षमता 3 हो गई, मतलब बी 1 दिन में 3 काम करेगा।
तो बी यदि एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 20 60 काम करेगा। अच्छा, सी की क्षमता देखिए, 30 से भाग दीजिए, इसकी क्षमता और कम है, 2 ही क्षमता है, यानी एक दिन में 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा तब जाके 30 दिन में 60 काम कर पाएगा। तो अब ये देखिए, हमने जैसे पहले समझाया कि यदि 2 दिन काम होता है तो P 2 दिन करेगा और Q 1 दिन और R 1 दिन। तो आप पहले 2 दिन का काम देखिए, इसमें 2 दिन का काम तो बड़े इत्मीनान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। यदि 2 दिन काम हुआ तो P ने 2 दिन किया, क्योंकि P तो रोज कर रहा है ना, और पहले दिन अल्टरनेट करके एक दिन उसकी Q मदद कर रहा है और एक दिन उसकी R मदद कर रहा है। तो एक दिन पहले दिन Q मदद करेगा, दूसरे दिन R, तीसरे दिन फिर Q मदद करेगा, चौथे दिन R, 5वें दिन फिर Q रहेगा, 6वें दिन R, 7वें दिन फिर Q आ जाएगा, 7वें दिन फिर Q आ जाएगा। तो 2 दिन का काम देखा जाए तो 6 6 12 3 15 2 17, तो 2 दिन का काम बेटा 17 हो गया। 60 काम जो हमने माना है, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 17। 2 दिन में P ने 2 दिन काम किया, तो P ने 2 दिन काम किया तो 6 दूना के 12, और Q ने 1 दिन किया तो 12 3 15, और R ने 1 दिन किया तो 15 2 17, तो 2 दिन का काम 17 हो रहा है। तो 17, अब 60 17 का पहाड़ा पढ़िए, 60 से ज़्यादा न जाए, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 बार जाएगा नहीं, 17 तिया 51 3 बार पढ़ सकते हैं पहाड़ा। तो 3 का इसमें यदि देखिए 6 दिन का यदि हम लोग काम निकालें, 6 दिन का यदि हम लोग काम निकालें तो 17 में 3 से गुणा कर दीजिए, 17 तिया 51। अब आप पूछेंगे 3 ही से गुणा क्यों? क्योंकि ये वैसे ही 2 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम 17 है, तो 4 दिन का काम होगा 34, 6 दिन का काम होगा 51, तो 6 दिन का काम 51 हो गया। तो 6 दिन का काम 51 होगा। अब शेष काम बचा कितना बताइए आप? 6 दिन तक 51 काम हो गया, तो 60 में से 51 घटा देंगे तो 9 काम बचेगा। कितना काम बचा बताइए? 9 काम बचा। अब 6 दिन तो हो गया आपका 51 काम, 7वां दिन जब स्टार्ट होगा तो P को सहायता करने के लिए Q होगा, क्योंकि पहले दिन Q, दूसरे दिन R, तीसरे दिन Q, चौथे दिन R, 5वें दिन Q, 6वें दिन R, 7वें दिन फिर Q हेल्प करेगा उसकी P की। तो P और Q मिलकर 7वें दिन कितना काम करेंगे? तो P और Q मिलकर, ये P और Q मतलब ए बी, यहां पे PQR लिख देते हैं, PQR। तो P और Q मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 दिन, 6 3 9, तो यानी 9 काम आपका बचा भी है शेष, यानी P और Q मिलके एक दिन में कर देंगे उसको। जो 9 काम शेष बचा है, P और Q मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, तो 6 3 9, तो P और Q मिलके जो 9 काम बचा हुआ एक दिन में कर लेंगे। तो 6 दिन यहां और 1 दिन यहां, यानी कुल कितने दिन लगे? तो कुल दिन जो लगे आपके 7 दिन, यानी 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी आपका ये देखिए तीसरा वाला विकल्प सही है। तो पहले एक चीज समझ लीजिए कि क्षमताएं सबकी निकाल दीजिए। तो हमने कहा कि 10 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ए यदि 10 दिन में कर रहा है तो 10 6 के 60, ए की क्षमता 6 हो गई। इसी प्रकार बी की क्षमता, मतलब पी की क्षमता हो गई 6, क्यू की क्षमता हो गई, ए बी सी या पी क्यू आर, एक यही चीज़ अब समझ लीजिएगा। क्यू की क्षमता हो गई 3 और आर की क्षमता हो गई 2। तो हमने कहा कि पी और क्यू एक एक दिन मिल के सपोर्ट कर, मतलब पी तो रोज काम कर रहा है, पी जो काम है वो रोज कर रहा है, और क्यू और आर एक एक दिन सपोर्ट कर रहे हैं। एक दिन, पहले दिन पी जब जाएगा तो उसका सपोर्ट क्यू करेगा, और दूसरे दिन जब पी जाएगा तो उसका सपोर्ट आर करेगा, यानी पी रोज काम कर रहा है और क्यू और आर एक एक दिन गैप करके उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा यदि 2 दिन काम होगा तो पी क्या करेगा? उसको 2 दिन करेगा 1 2, और क्यू एक दिन सपोर्ट करेगा, आर एक दिन। तो पी का 2 दिन का काम 6 दूना के 12, क्यू एक दिन का 12 3 15 और 2 17, तो 2 दिन का काम हो गया 17। तो यदि 2 दिन का काम 17 होता है तो 4 दिन का काम 34 और 6 दिन का काम 51, तो 6 दिन में 51 काम हो गया। अब शेष काम बचा कितना? 60 में से 51, 9 काम बचा। अब 7वें दिन पी की मदद करने के लिए क्यू होगा, तो पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 3 9, और यही शेष काम 9 बचा भी है, यही शेष काम 9 बचा भी है। तो 7वें दिन पी और क्यू मिलके एक पूरा काम कर देंगे, जो भी बचा है 6 3 9 काम बचा है, तो पी प्लस क्यू मिलके एक दिन लगाएंगे, 9 काम हो जाएगा। तो यानी कुल दिन 6 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ पी और क्यू ने किया, 7 दिन टोटल लगेगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया।
अब हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 9,982 रुपया 50 पैसा हो जाती है, जबकि ब्याज की दर 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि कितनी है। देखिए इसमें 12% वार्षिक ब्याज की दर है, समय 2.5 साल है, लेकिन ब्याज की गणना 10 महीने पे की जाती है। ब्याज की जो गणना है वो कितने महीने पे की जाती है, 10 महीने पे, साल भर पे नहीं, 6 महीने पे नहीं, ब्याज की गणना 10 महीने पे की जाती है। तो सबसे पहले आप समय जब देखेंगे इसमें ना, देखिए सबसे पहले जब आप समय देखेंगे तो 2 सही 1/2 वर्ष, इसको पहले महीने में चेंज करिए, क्योंकि ब्याज की गणना 10 महीने पे की जाती है, ब्याज की गणना 10 महीने पे करना है। तो अब ये देखिए आपका हो गया 2 दूना के 4, 1 5/2 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने। अब 12 से गुणा करिए, 2 छके 12, 5 छका 30, 30 महीने हुए, 30 माह। अब 30 माह में 10-10 महीने पे यदि ब्याज कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितने महीने निकले, इसमें से 10-10 के कितने जोड़े निकले, तो 3। तो समय आपका 10 3 30, समय आपका 3 हो जाएगा, समय आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 महीने पे कर रहा है तो 30 महीने में 3 हुआ ना, तो ये समय हो गया। दर देखिए इसमें, दर इसमें 12% वार्षिक है। तो अब 1 साल में कितने 10 महीने होते हैं, तो अब इसको जब हम लोग 10 महीने वाले में बदलेंगे तो 10/12 से गुणा कर देंगे। देखिए आपको बताएं, यदि 6 महीना होता है, 6 माही होता है तो 6/12, यानी दर में 2 से भाग देते हैं। तिमाही होता है तो 3/12, ऐसे करते हैं ना इसमें। यदि 6 माही होगा तो 6/12, तिमाही होगा तो 3/12, यानी दर में 4 से भाग देंगे। 10-10 महीने पे कैलकुलेट किया जा रहा है, 10-10 महीने पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या होगा इसमें, 12 × 10/12, अब 12 से 12 कट जाएगा तो दर आपकी 10% हो गई, घट गई थोड़ी सी, और ये हो गई आपकी 10 माह वाली दर। जो 12% सालाना है, जो 10 माह का कैलकुलेट करेंगे तो वो 10% आ जाएगा। अब जैसे फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अमाउंट बराबर ये हो गया प्रिंसिपल, तो A बराबर P1 + R/100 के पावर n। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि 2.5 साल को 10 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जैसे दर 10 माह की है तो जो भी दर थी वार्षिक 10/12 से गुणा कर देंगे। यदि मान लीजिए 6 माही है तो 6/12, यानी 2 से 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा। तिमाही है तो तिमाही मतलब 3/12, यानी 1/4 आएगा, 4 से भाग हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे दर निकाल देना 10/12 से गुणा करके, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। तो अमाउंट देखिए 9,982 रुपया 50 पैसा, दशमलव कोई काम है नहीं यहाँ पे, 9,982 रुपया 50 पैसा। देखिए प्रिंसिपल आपका निकालना है 1 + 10/100, तो 3, समय 3 है यहाँ पे। अब काटा जाए तो 10 × 10 और 10 10 में 100, तो P और 10 × 10 है कि 11/10 पे 3 घात। अब जब P का मान निकालेंगे ना, यहाँ से जब पक्षांतर करके P की वैल्यू निकालेंगे तो 9,982 रुपया 50 पैसा, 9,982 रुपया 50 पैसा गुणे। अब देखिए 10 3 बार है, 10 × 10 × 10 ये चला जाएगा पक्षांतर करने पे ऊपर, तो 10 × 10 × 10, और ये जो है 11, इसका जब करेंगे ना तो 11 × 11, इसको जब काटेंगे ना 3 बार में काटिएगा इससे। अब ये जब 3 बार में काटेंगे तो 7.5 बार में कट जाएगा। अब काट के चेक कर लीजिएगा, इसे 11 × 11, 3 बार काटेंगे तो 7.5 बार में कट जाएगा, और 7.5 का जब 1000 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 7500, यानी मूलधन आपका 7500 रुपया हो गया। तो इसमें 2 बातों का ध्यान देना है कि समय को 10 महीने में कन्वर्ट कर लेना और ब्याज को भी 10 महीने में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने तरीका बताया इसमें कि 10 महीने का है तो 10/12 से गुणा करेंगे दर में, 6 महीने का है तो 6/12 से गुणा करेंगे, 3 महीने का है तो 3/12 से गुणा करेंगे। बाकी कैलकुलेशन आप समझ ही रहे हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है। दर 10/100, तो 10 बार में कटा, 10 × 10 है कि 11/10। अब 10 का 3 घात हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 11 का 3 घात नीचे आ जाएगा। तो काटने के बाद 11 × 11 × 11 7.5 बार में कटेगा,
अब 7.5 का 1000 में गुणा करेंगे तो 7500 आ जाएगा। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 89563x87y एक 9 अंकी संख्या है। इसमें 9 अंक है जो 72 से विभाज्य है। तो √7x - 3y का मान क्या होगा? देखिए इसमें कह रहा है, फिर से एक बार सुनिए, 89563x87y एक 9 अंकी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। तब √7x - 3y का मान क्या होगा? तो पहले आप नंबर को उतारिए, बता रहे हैं। नंबर उतारेंगे तो 8956, तो 8956 3x87y। यदि ये 72 से विभाज्य है, तो यदि ये 72 से विभाजित तो 9/72, यदि ये 72 से विभाजित तो 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो ये 72 से, सॉरी, यदि ये संख्या 72 से विभाज्य है तो ये 9 से कटेगी और 8 से कटेगी। 9/72, 9 से भी कट गई और 8 से भी कट गई। तो 9 से विभाजिता का रूल क्या होता है? तो 9 से विभाजिता का रूल होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। तो अंकों को जोड़िए, जो अंक दिए हैं उनको जोड़िए। 9 8 17 5 22 6 28 3 31 8 39 7 46। अंकों को जोड़ने पे 46 आ रहा है और यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब हम आपसे पूछें कि x + y की वैल्यू कितनी कर दें कि 9 से कट जाए? तो आप जरा सोचिए कि 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। यदि 46 और x + y को हम 8 कर दें, यदि हम x + y को 8 कर दें तो हो गया कि नहीं? 46 से यदि x + y को 8 कर दें तो ये 54 हो जाएगा। 54 9 से कट जाता है, 54 9 से कट जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि x + y की वैल्यू 8 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि x + y की वैल्यू 8 होगी। तो यदि x + y की वैल्यू 8 हो गई तो एक तो कन्फर्म हो गया कि x + y की वैल्यू 8 है। अब यदि ये संख्या 8 से भी कटेगी, 9 और 8 से कटेगी तभी 72 से कटेगी। तो यदि ये संख्या 8 से कटेगी तो 8 से विभाजिता का नियम होता है कि अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 से विभाजिता का नियम होता है कि अंत के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। तो अब अंत के 3 अंक 8 से भाग दीजिए। इसमें 8 × 1 = 8, 7 उतारेंगे भाग जाएगा, नहीं 0 बढ़ाएंगे। तो यदि y को हम 2 कर दें तो 72 हो जाएगा। तो 8 × 9 = 72, यानी यहां से बेटा y की वैल्यू 2 आ गई। फिर से एक बार देखिए, हमने कहा कि यदि संख्या 8 से कट रही है तो अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनेगी वो 8 से कटनी चाहिए। तो इसको 8 से काट के देखिए, 8 × 1 = 8, फिर भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ाएंगे, 7 उतारेंगे। यदि 2 y का मान रख दें तो 8 × 9 = 72 हो जाएगा। यानी y की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है। तो यदि y की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। यदि y की वैल्यू 2 आ रही है तो आपसे पूछा जाए कि x कितना होगा, तो दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाए तो ये 6 हो गया। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 6। अब आप जो आंसर पे आ जाए सीधा सीधा √7x - 3y की वैल्यू बताइए। तो √7 और x की वैल्यू 6 है और 3, y की वैल्यू 2, तो 7 × 6 = 42 - 6, अभी हो गया √36, यानी वर्गमूल हो गया 36 का 6, यानी √7x - 3y की वैल्यू जो है 6 हो जाएगी। तो ये हमारा 6ठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। जो अंकित मूल्य लिखा है कुर्सी पर, उस पर दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दे दिया और फिर आपको 720 रुपये में दिया। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। पहले आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए इसमें कि अंकित मूल्य तो बढ़ा के ही लिखा जाता है। कोई भी दुकान अंकित मूल्य बढ़ा के लिखेगा, तो जो बढ़ा के लिखा उस पर 10% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट के बाद आपको 720 रुपये में पड़ी, जबकि वो खरीदा 640 रुपये का ही है। डिस्काउंट के बाद आपको 720 में पड़ी और खरीदा कितना था? 640 रुपये में। तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। इसमें कहा कितने % का लाभ हुआ उसको। तो पहले आप ये समझिए कि अंकित मूल्य का, मान लेते हैं अंकित मूल्य x है। अंकित मूल्य कितना मान लिए इसमें? तो अंकित मूल्य 100 रुपया हो गया। तो अंकित मूल्य पे यदि 10% का डिस्काउंट हुआ तो अंकित मूल्य का 10% छोड़ दिया यदि,
तो कितना होगा उस पर? यदि अंकित मूल्य है, इसमें थोड़ा सा प्रश्न को एक बार देखा जाए, यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? इसमें थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक हो गया है कि यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, क्रय मूल्य 640 रुपया है, यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप मैनेज कर लीजिएगा इसको। यदि उसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो हमने ये कहा कि अंकित मूल्य जो प्रश्न में कुर्सी पे अंकित मूल्य लिखा है तो वो बढ़ा के ही लिखा होगा, तो उसका 10% डिस्काउंट दे रहा है वो। तो यदि अंकित मूल्य बताइए x रुपया मान लें हम, तो यदि अंकित मूल्य x रुपया मान लें तो 10% तो छोड़ दिया उसका, तो बचा कितना? तो अंकित मूल्य का 90% पे कुर्सी बिकी, अंकित मूल्य के 90% पे कुर्सी बिकी, और बिकी कितने में? 720 रुपए में। तो यदि अंकित मूल्य का मान देखा जाए तो 720, 100 का पक्षांतर कर देंगे और ये हो गया 90, तो 9/72, यानी अंकित मूल्य उसने 800 रुपया लिखा था, अंकित मूल्य उसने 800 रुपया लिखा था। तो कह रहा है कि यदि डिस्काउंट न दे और अंकित मूल्य पे ही बेचे तो कितना लाभ होगा? तो 640 में ही खरीदा है ना, और 800 रुपये उस पर लिखा था, तो कितने का लाभ हुआ बताइए? तो इस 800 रुपये लिखा था और 640 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 160। तो 160 रुपये का लाभ हुआ यहाँ पे। यदि वो उसको अंकित मूल्य पर बेच देता तो 160 रुपये का लाभ हो जाता। अब लाभ जब प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत हमेशा आपको पता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 160, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 640 में खरीदा था, 640 में खरीदा था, तो 16 चौका 64, 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100। लाभ परसेंट आपका हो गया 25%। लाभ कितने % हो गया? 25% का लाभ हो जाता यदि वो अंकित मूल्य पे बेच पाता तो प्रश्न थोड़ा गड़बड़ लिख दिए थे, इसको मिला लीजिएगा कि एक कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद, एक कुर्सी जो है अंकित मूल्य पर 10% छूट के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। तो यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना करिए। तो हमने कहा कि अंकित मूल्य x मानिए, तो अंकित मूल्य का 10% तो छोड़ दिया उसने, तो अंकित मूल्य के 90% पे बेचा होगा। तो अंकित मूल्य का 90% बराबर 720। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 800 रुपया, यानी उसने कुर्सी पे 800 रुपया लिखा था, यानी उसने कुर्सी पर 800 रुपया लिखा था। अब लाभ कितना हुआ? यदि अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ कितना होता? तो 800 लिखा था, खरीदा था 640 रुपये में, तो 800 में से 640 घटा देंगे, 160 रुपया बचा। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, तो 160 बटा 640 रुपया कास्ट प्राइस यही है। तो 16 चौका 64, 4, 25 चौका 100, 25% का उसको लाभ हो जाता। तो ये 7वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम लोग 8वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 और 5425 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे 398 को विभाजित कर दें, जिससे 437 को विभाजित कर दें, जिससे 5425 को विभाजित कर दें, तो 7, 12 और 2 शेष बचता है। तो देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 398 को काट रहे हैं हम लोग, 398 को काट रहे हैं, तो कितना शेष बच रहा है? 7। तो 398 को काटने पे 7 शेष बचेगा, तो 7 इसमें से घटा दीजिए, तो 8 में से 7 गया, 398 को काटने पे 7 शेष बच रहा है, तो 8 में 7 गया 1, 391 हो गया। 437 को विभाजित कर रहे हैं तो 12 शेष बच रहा है, तो 7 में से 2 गया 5, 425 हो गया, 425, और 5425 को विभाजित कर रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, तो 5423। अब तीनों का एचसीएफ निकालना आपको, बस तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो 398 में से 7 घटा दिए, 391, 425 और इसका एचसीएफ निकाल दीजिए।
तो 391 और 425 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो पहले देखिए एक बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 391, तो 5 में से 1 गया 4, तो 5 में से 1 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 34 आ गया। अब 34 से हम लोग 391 में भाग देंगे, तो एक बार देखिए जाएगा 34। अब बचा कितना, 9 में से 4 गया 5, 51, 51 से फिर एक बार जाएगा ये 34, बचा कितना 17। अब ये जो 17 शेष बचा है ना, 17 शेष बचा है, तो 17 से 34 में फिर भाग दे दीजिएगा, 17 दूना के 34, तो एचसीएफ हो गया 17। इन दो संख्याओं का एचसीएफ 17 हो गया। कुछ बच्चे फ्रेश हैं, एक बार फिर से समझ लें, नए तैयारी कर रहे हो तो 391 जो आया है ना, तो 391 और 425 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 391 में 425 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेष बचेगा 34। अब जो शेष बचा है उसमें 391 उससे 391 में भाग देंगे, एक बार गया 51 शेष बचा, फिर एक बार गया 34, 17 शेष बचा। अब जो शेष बचा उस शेष में 391 उस शेष जो बचा उससे 34 में भाग देंगे, दो बार पूरा पूरा कट गया, इन दोनों का एचसीएफ 17 हो गया। अब जो इन दोनों का एचसीएफ आया है उस एचसीएफ से आप 5423 में भाग देते हैं। मोशन निकालने का तरीका है, तो 17 तिया 51, 51 3 54, 3 और 2 बचा, अब 17 एकम 17, 17 15 32, फिर 3 बचा, 17 9 153। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी एचसीएफ 17 हो जाएगा। एचसीएफ 17 हो गया, मतलब इसमें दो ऑप्शन 15 हो गया, कोई एक 17 होगा, गलती से लिखा गया है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसे कहने का अर्थ ये हो गया कि 17 से यदि 398 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 17 से यदि 437 में भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, और 17 से यदि 5425 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। एक आपको चेक करके बता देते हैं, जैसे 398 है ना, इसमें आप 17 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। देखिए 17 दूना के 34, 5 39 58 हो गया। अब 58 में 17 तिया 51, 7 शेष बचा, 7 शेष बचा 58, तो ये हो गया आपका। जैसे 398 में 17 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो इसके लिए करते क्या है ना, कि जिसमें भाग दिया जाएगा, जिसे 398 भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, तो 398 में 7 घटा देना है। इसमें भाग दे रहे हैं तो 12 शेष बच रहा है, तो 12 इसमें से घटा देना है, और इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 शेष बच रहा है, 2 इसमें से घटा देना है, बाकी सबका एचसीएफ निकाल देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।